नमस्कार। आज हम कानून के एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर नजर डालेंगे जहां एक ही मुकदमे में भूमिकाएं और हित मतलब आपस में उलझ जाते हैं। सोचिए, आप किसी की जगह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसी लड़ाई में आपका अपना निजी दावा भी है जो शायद उसके हितों के खिलाफ हो। बिल्कुल, ये एक क्लासिक कानूनी पहेली है मैडम। और इसी पहेली को सुलझाया सुप्रीम कोर्ट में 1995 के एक अहम फैसले में, विद्यावती बनाम मनमोहन व अन्य। तो आज हम इसी मामले की गहराई में जाएंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का 1 मई 1995 का निर्णय है, जैसा केस माइन पर उपलब्ध है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, उसके कुछ जरूरी नियमों से जुड़ा मामला है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि जब किसी मुकदमे में मुख्य पार्टी की मौत हो जाती है और उसके कानूनी वारिस को, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसकी जगह लाया जाता है, तो उस वारिस के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, खासकर तब जब उसके अपने दावे मृतक के हितों से टकराते हों। सही। क्या वो वारिस उसी मुकदमे में मृतक का प्रतिनिधि बनकर अपना निजी हक भी जता सकता है? अदालत इस स्थिति को कैसे संभालती है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं इस मामले की कहानी से। कहाँ से शुरू हुआ ये सब? हाँ, तो कहानी शुरू होती है 1984 में दिल्ली की एक अदालत से। कुछ लोगों ने, जो वादी थे, एक संपत्ति पर कब्जे के लिए बृजमोहन कपूर नाम के व्यक्ति पर मुकदमा किया। ये बृजमोहन पहले प्रतिवादी थे। अच्छा, तो ये तो एक सीधा साधा कब्जे का मुकदमा लगता है। फिर इसमें पेच कहाँ से आया? मतलब क्या हुआ? पेच तब आया जब मुकदमे के दौरान ही बृजमोहन कपूर की मृत्यु हो गई। अब कानून ये कहता है कि मुकदमा रुकता नहीं है, मृतक की जगह उसके कानूनी प्रतिनिधि को लाया जाता है। तो बृजमोहन की विधवा विद्यावती, उनको उनके कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर पार्टी बनाया गया, रिकॉर्ड पर लाया गया। अच्छा, तो अब विद्यावती अपने पति की तरफ से मुकदमा लड़ रही थीं। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन यहीं से, जैसा आपने कहा, पेच शुरू हुआ। कानूनी प्रतिनिधि बनने के बाद विद्यावती ने अदालत में एक अर्जी दी। उन्होंने कहा कि वो एक अतिरिक्त लिखित बयान यानी एडिशनल रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना चाहती हैं। अतिरिक्त बयान? इसमें क्या था? क्या वो पति के बचाव में कुछ नया कहना चाहती थीं? कोई नया सबूत? यही तो सारा मामला है। वो पति के बचाव की बात नहीं कर रही थी। उस बयान में उन्होंने दावा किया कि उस संपत्ति पर तो उनका अपना स्वतंत्र अधिकार है। अरे, मतलब वो अब प्रतिवादी भी थीं अपने पति की जगह पर, और उसी संपत्ति पर अपना निजी दावा भी कर रही थीं। ये कैसे हुआ? उनका दावा किस आधार पर था? उनका दावा आधारित था एक वसीयत पर। यह वसीयत श्रीमती चंपावती ने बनाई थी। विद्यावती का कहना था कि इस वसीयत के अनुसार पहले उनके पति बृजमोहन को संपत्ति में सिर्फ जीवन भर के लिए अधिकार मिला था, मतलब लाइफ इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट यानी जब तक वो जीवित हैं तब तक? हाँ, बिल्कुल। और उनकी मृत्यु के बाद वसीयत के मुताबिक वो संपत्ति विद्यावती को मिलनी थी। तो उनका कहना था कि पति का अधिकार तो उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो गया और अब असल हकदार वो हैं। ओह, तो उनका तर्क था कि पति का अधिकार तो खत्म, अब वसीयत के तहत वो संपत्ति उनकी है। ये तो वाकई स्थिति को पेचीदा बना देता है। अब वो एक ही समय में मृतक का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं और मृतक की संपत्ति के खिलाफ अपना दावा भी पेश कर रही हैं। ये तो हितों का टकराव हो गया सीधा सीधा। सटीक, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। वो जिस संपत्ति का बचाव करने के लिए कानूनी प्रतिनिधि बनी थी, उसी पर अपना हक जता रही थी। हितों का टकराव साफ नजर आ रहा था। तो जाहिर है निचली अदालतों को ये थोड़ा अजीब लगा होगा। उन्होंने क्या कहा इस पर? क्या उन्होंने अनुमति दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। निचली अदालतों ने, यानी पहले ट्रायल कोर्ट ने और फिर जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने भी, दोनों का नजरिया एकदम साफ था। उन्होंने विद्यावती की वो अर्जी खारिज कर दी। खारिज कर दी? क्यों? क्या कारण बताया? उनका कहना था कि आप कानूनी प्रतिनिधि की भूमिका में हैं। आपका काम है मृतक का बचाव करना, जो बचाव वो जिंदा रहते हुए कर सकते थे। आप इस भूमिका में रहते हुए अपना निजी या प्रतिकूल दावा, मतलब इंडिपेंडेंट और हॉस्टाइल टाइटल, पेश नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब अदालत ने कहा कि भाई भूमिकाएं अलग रखनी होंगी। अगर आपको अपना दावा करना है तो कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी निजी हैसियत में करना होगा, ऐसे? एकदम सही। निचली अदालतों ने यही कहा कि अगर विद्यावती अपना स्वतंत्र अधिकार जताना चाहती हैं तो उनके पास दो रास्ते हैं। या तो वो इसी मुकदमे में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दें, जिसके लिए अलग नियम है, या फिर वो अपना एक अलग नया मुकदमा दायर करें,
ये तो बिल्कुल साफ निर्देश था, प्रक्रिया बताई उन्होंने। लेकिन लगता है विद्यावती इससे सहमत नहीं थी। नहीं, वो नहीं थी। वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और यहीं पर वो मुख्य कानूनी सवाल उठा जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्या कानूनी प्रतिनिधि बनाया गया व्यक्ति उसी मुकदमे में मृतक की संपत्ति के खिलाफ अपना स्वतंत्र दावा पेश कर सकता है? और क्या निचली अदालतों ने विद्यावती को ऐसा करने से रोककर कोई कानूनी गलती की थी? यही सुप्रीम कोर्ट को तय करना था। तो सुप्रीम कोर्ट में विद्यावती ने अपनी बात कैसे रखी? उनके वकील ने क्या तर्क दिए होंगे? देखिए, उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि उनका और उनके पति दोनों का अधिकार एक ही स्रोत से आ रहा है, वो चंपावती की वसीयत। दोनों उसी वसीयत पर निर्भर थे। तो उनका कहना था कि उन्हें कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर वो सारे बचाव करने की इजाजत मिलनी चाहिए जो उनके पति कर सकते थे, जिसमें वसीयत के तहत अपना अधिकार जताना भी शामिल है। हाँ, ये तर्क सुनने में तो लगता है कि शायद इसमें कुछ वजन हो। उन्होंने किसी खास कानूनी नियम का हवाला दिया इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के एक नियम ऑर्डर 22 रूल 4 और उसके सब रूल 2 का जिक्र किया। ये नियम कहता है कि कानूनी प्रतिनिधि मृतक द्वारा लिए जा सकने वाले सभी बचाव पेश कर सकता है, सिवाय उन बचावों के जो मृतक के लिए बहुत व्यक्तिगत यानी पर्सनल थे। उनका कहना था कि वसीयत का बचाव कोई व्यक्तिगत बचाव नहीं था। अच्छा, ऑर्डर 22 रूल 42। और क्या उन्होंने किसी पुराने अदालती फैसले का, मतलब किसी प्रेसिडेंट का सहारा लिया? जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले बालकृष्ण बनाम ओम प्रकाश 1986 का जिक्र किया और उस पर काफी जोर दिया। उनका मानना था कि ये फैसला उनके हक में जाता है और ये दिखाता है कि प्रतिनिधि को मृतक के बचाव के अलावा भी दलीलें देने का हक है। ये तो थे विद्यावती के तर्क, जो अपनी जगह शायद वजनदार लग रहे हों, खासकर वो वसीयत वाली बात और बालकृष्ण केस का हवाला। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी पेंच को कैसे देखा? उन्होंने क्या रुख अपनाया? क्या वो इन तर्कों से सहमत हुए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की बारीकी से जांच की और वो निचली अदालतों के नजरिए से सहमत हुए। हाँ। सबसे पहले कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि विद्यावती जिस वसीयत के आधार पर अपना अधिकार जता रही थी, उसी वसीयत ने उनके पति को सिर्फ जीवन भर का अधिकार दिया था, लाइफ इंटरेस्ट, हाँ। जो उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। हाँ, ये बात तो पहले भी सामने आई थी। तो मतलब पति का तो कोई अधिकार बचा ही नहीं था जिसका वो बचाव करती। सही कहा आपने, पति का अधिकार तो उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर विद्यावती सिर्फ वही बचाव कर सकती थी जो मृतक बृजमोहन खुद कर सकते थे अगर वो जीवित होते। अब अपना स्वतंत्र मालिकाना हक जताना, ये मृतक का बचाव कैसे हुआ? ये तो एक पूरी तरह से नया और स्वतंत्र दावा है जो मृतक के हितों के खिलाफ भी हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। मतलब कानूनी प्रतिनिधि मृतक की ढाल बनता है, उसकी जगह लड़ता है, लेकिन वो अपनी तलवार नहीं चला सकता, खासकर मृतक की संपत्ति के खिलाफ। बिल्कुल, क्या बढ़िया कहा आपने। और यहीं कोर्ट ने उस नियम ऑर्डर 22 रूल 4 का 2 की सही मंशा स्पष्ट की जिसका हवाला विद्यावती दे रही थी। कोर्ट ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य है मुकदमे को मृतक के बचाव के साथ जारी रखना, उसे आगे बढ़ाना। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि कानूनी प्रतिनिधि को उसी भूमिका में अपना निजी एजेंडा चलाने का, अपना अलग दावा पेश करने का मंच मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ प्रक्रिया की सफाई का मामला तो नहीं लगता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और गहरा कारण भी है, जैसे हितों के टकराव वाली बात। यकीनन, ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि न्याय के मूल सिद्धांत से जुड़ा है। सोचिए, अगर कानूनी प्रतिनिधि को उसी केस में अपने निजी दावे भी पेश करने की इजाजत दे दी जाए, तो क्या वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मृतक के हितों की रक्षा कर पाएगा? यहां हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का सीधा खतरा है। आप एक ही समय में मृतक के रक्षक और उसकी संपत्ति के दावेदार कैसे हो सकते हैं? ये तो न्याय की मूल भावना के खिलाफ जा सकता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली है। निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ सकता है। अच्छा, और उन पुराने केसों का क्या हुआ जिनका जिक्र हुआ था? एक तो बालकृष्ण था और एक और शायद आपने बताया था। जी, कोर्ट ने बालकृष्ण मामले को देखा जिस पर विद्यावती बहुत भरोसा कर रही थी, और साथ ही एक और महत्वपूर्ण मामले जगदीश चंद्र चटर्जी बनाम श्री किशन 1972 का भी विश्लेषण किया। तो इन मामलों से क्या सिद्धांत निकल कर आए? क्या वो विद्यावती के पक्ष में थे जैसा वो मान रही थी? नहीं, असल में वो मामले विद्यावती के दावे के खिलाफ जाते थे और निचली अदालतों के फैसले का ही समर्थन करते थे। उनसे ये बातें साफ हुई। पहला, जैसा हमने पहले भी कहा, कानूनी प्रतिनिधि वाला नियम यानी ऑर्डर 22 रूल 4 सिर्फ मृतक के बचाव पेश करने के लिए है, कोई नया और प्रतिकूल दावा करने के लिए नहीं। दूसरा,
बालकृष्ण केस ने भी असल में यही कहा था। प्रतिनिधि वो सब दलीलें दे सकता है जो मृतक दे सकता था, सिवाय व्यक्तिगत दलीलों के। ये प्रतिनिधि को अपना दावा ठोकने का अधिकार नहीं देता। अच्छा, तो बालकृष्ण केस की व्याख्या विद्यावती के पक्ष में नहीं थी। और तीसरा, जगदीश चंद्र चटर्जी केस ने स्थिति को और भी ज्यादा साफ कर दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर कानूनी प्रतिनिधि अपना स्वतंत्र हक जताना चाहते हैं तो उसका सही तरीका है। एक रास्ता यह है कि वो उसी मुकदमे में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दे। इसके लिए सीपीसी में एक अलग प्रावधान है, ऑर्डर 1 रूल 10, जो पार्टियों को जोड़ने या हटाने के बारे में है। ऑर्डर 1 रूल 10, ठीक है। और दूसरा रास्ता यह है कि वो अपना अलग नया मुकदमा दायर करे अपने स्वतंत्र दावे के लिए। अच्छा, तो मतलब एक अलग और सही रास्ता मौजूद था उनके लिए। वो अपनी निजी लड़ाई लड़ सकती थीं, बस कानूनी प्रतिनिधि का चोगा पहनकर नहीं। बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा। यह प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि मुकदमे का मुख्य मुद्दा न भटके, भूमिकाओं का घालमेल ना हो और हितों का टकराव न पैदा हो। हर दावे को उसके सही मंच पर सही भूमिका में पेश किया जाना चाहिए। समझ गए। तो इन सब तर्कों और विश्लेषण के बाद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? उन्होंने विद्यावती की अपील का क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों यानी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करने में कोई कानूनी भूल या प्रक्रिया में कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी, जिसे मटीरियल इर्रेगुलरिटी कहते हैं, नहीं किए जिससे उनके फैसले को पलटने की जरूरत पड़े। यानी निचली अदालतों का ये कहना एकदम सही था कि विद्यावती कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर अपना स्वतंत्र दावा पेश नहीं कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही था। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ने विद्यावती की विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन SLP खारिज कर दी। SLP खारिज हो गई तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि विद्यावती के लिए अपने दावे के सारे रास्ते बंद हो गए? अब वो कुछ नहीं कर सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जरूर खारिज की, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट किया कि विद्यावती के पास अभी भी विकल्प मौजूद हैं। कोर्ट ने उन्हें ये स्वतंत्रता दी, ये लिबर्टी दी कि वो चाहें तो उसी मुकदमे में ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत खुद को विद्यावती अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार बनाने का आवेदन दें। अच्छा, पहला विकल्प ये। हाँ, या फिर वो अपने स्वतंत्र अधिकार का दावा करने के लिए एक बिल्कुल नया अलग मुकदमा दायर करें। तो कोर्ट ने न सिर्फ कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किया, बल्कि उन्हें सही प्रक्रियात्मक रास्ता भी दिखाया, भूमिकाएं साफ कर दी और आगे का रास्ता भी बता दिया। एकदम। ये फैसला प्रक्रियात्मक स्पष्टता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कानून कैसे भूमिकाओं को अलग रखने की कोशिश करता है। तो अगर हम इस पूरे मामले और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के महत्व को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या होंगी? इससे क्या बड़ा सिद्धांत स्थापित होता है? क्या टेक अवे है? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि ये निर्णय इस सिद्धांत को बहुत मजबूती से स्थापित करता है कि कानूनी प्रतिनिधि की भूमिका सीमित है। वो मृतक की जगह लेता है उसकी कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सिर्फ मृतक के बचाव को आगे बढ़ाने के लिए। वो उस भूमिका में रहते हुए मृतक की संपत्ति के प्रतिकूल या उससे स्वतंत्र किसी निजी हक का दावा नहीं कर सकता। यानी कानूनी प्रतिनिधि मृतक के जूते पहनता है, पर सिर्फ उसकी छोड़ी हुई लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी नई लड़ाई शुरू करने के लिए नहीं। वाह, क्या खूब कहा। बिल्कुल यही बात है। अगर उसे अपनी निजी लड़ाई लड़नी है जो मृतक के हितों से अलग या खिलाफ है, तो उसे अपनी अलग पहचान के साथ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सामने आना होगा, उस प्रतिनिधि वाले चोगे को उतारकर। और उसके लिए रास्ते हैं, या तो उसी मुकदमे में सही नियम ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत जुड़े, या फिर नया मुकदमा करे। जी, तो ये फैसला दो महत्वपूर्ण नियमों, कानूनी प्रतिनिधि के बचाव से जुड़े ऑर्डर 22 रूल 42 और पार्टियों को जोड़ने या हटाने वाले ऑर्डर 1 रूल 10 के बीच के फर्क और उनके सही इस्तेमाल को साफ करता है। ये सुनिश्चित करता है कि मुकदमे का फोकस बना रहे, हितों का टकराव ना हो और कानूनी भूमिकाएं स्पष्ट रहें। ये न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था और निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर विद्यावती मामले ने हमें सिखाया कि कानूनी प्रक्रिया में भूमिकाओं की स्पष्टता कितनी जरूरी है। प्रतिनिधि मृतक का बचाव करे और अपने निजी हक के लिए अलग रास्ते से आए। साफ सुथरी प्रक्रिया। हाँ, ये प्रक्रियात्मक नियम व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं ताकि केस अपने मुद्दे से भटके नहीं। ये बात तो है, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। ये जो प्रक्रियात्मक नियम है, ये संतुलन बनाने की कोशिश तो करते हैं,
एक तरफ मुकदमे को भटकाव से बचाना, दूसरी तरफ सबको अपना दावा पेश करने का मौका देना। लेकिन क्या कभी कभी खास तौर पर पारिवारिक संपत्ति विवादों जैसे पेचीदा मामलों में, जहां रिश्ते, हित, वसीयतें सब कुछ आपस में इतना गुंथा होता है, क्या ये नियम प्रक्रिया को और जटिल बनाकर इंसाफ में देरी का कारण बन सकते हैं? ये एक बहुत जायज और गंभीर सवाल है। कई बार ऐसा लग सकता है, खासकर ऐसे मामलों में, कि अगर एक ही मामले में सारे जुड़े हुए दावे, जिसमें प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दावा भी शामिल हो, सुन लिए जाएं, तो शायद मामला जल्दी और समग्र रूप से निपट जाए। अलग अलग मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है, समय और पैसा बच सकता है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। तो क्या मौजूदा व्यवस्था से बेहतर कोई और सरल तरीका हो सकता था, जो ज्यादा व्यवहारिक हो? या फिर ये जो नियम है, ये जो भूमिकाओं का बंटवारा है, यही सही संतुलन बनाते हैं ताकि भ्रम और आगे के अंतहीन विवादों से बचा जा सके? ये सोचने वाली बात है कि प्रक्रिया की शुद्धता और न्याय की सुलभता के बीच वो सही बिंदु कहाँ है, खासकर उन मामलों में जहाँ जिंदगी की उलझी हुई सच्चाइयां कानूनी श्रेणियों में आसानी से फिट नहीं होती। निश्चित रूप से ये एक सतत बहस का मुद्दा है। कानूनी प्रक्रिया हमेशा दक्षता, निष्पक्षता और व्यवहारिकता के बीच एक नाजुक संतुलन साधने का प्रयास करती है। और ये सवाल हमेशा उठता रहेगा कि क्या ये संतुलन सही जगह पर है, या इसे समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से बदलने की जरूरत है। ये सवाल हमें कानून के उद्देश्य पर और वो कैसे जमीनी हकीकतों से जुड़ता है, इस पर सोचने को मजबूर करता है।